आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो अब हम पढ़ने वाले हैं एक नए टॉपिक यानी कि प्राइम एक्टिविटीज़ के बारे में। वैसे तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ के बारे में आप पहले भी क्लास 7th में पढ़ चुके होंगे, लेकिन अब जैसा कि आप आपकी क्लास का लेवल बढ़ गया है, तो अब हम उसी चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे। तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ नाम सुनते ही हमारे मन में आता है कि ऐसी एक्टिविटीज़ जिन्हें करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर आज के समय में देखा जाए तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो लोगों की लाइफ में है वो है पैसा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फैमिली और दूसरी चीज़ें ज़रूरी नहीं है। लेकिन यहाँ बात हो रही है ऐसे एक्टिविटीज की जिन्हें करने से हमारी इनकम जनरेट होती है, क्योंकि अगर देखा जाए तो पैसा हर ह्यूमन की वो बेसिक जरूरत है जो उनकी बाकी सभी जरूरतों को पूरा करती है। और ऐसे एक्टिविटीज को हम इकोनॉमिक एक्टिविटी भी कहते हैं। जैसे कि आपके पापा या मम्मी बाहर जाते हैं, काम करते हैं और पैसा कमा कर लाते हैं, तो वो एक्टिविटी इकोनॉमी एक्टिविटी कहलाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एन एक्टिविटी दैट जनरेट इनकम कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन देखा जाए तो ऐसे तो बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज होती है जिन्हें करने से इनकम जनरेट होती है। और इकोनॉमी एक्टिविटी की एक बहुत ब्रॉड रेंज है, जिसमें बहुत सी अलग अलग तरह की एक्टिविटीज होती है जिनसे इनकम जनरेट होती है। और इसीलिए हमने उन्हें 4 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, जिसमें सबसे पहली आती है प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरी सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी और तीसरी टर्शरी इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन इन 3 एक्टिविटीज के साथ एक और न्यू एक्टिविटी आज के टाइम में इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंडर ऐड हो चुकी है, जिसे क्वार्टरनरी एक्टिविटी कहते हैं। सो फोर्थ इज क्वार्टरनरी एक्टिविटी। इसके बारे में डिटेल में हम आगे बात करेंगे, लेकिन पहले हम बात करते हैं प्राइमरी एक्टिविटी की, जिसके नाम से ही समझ में आ जाता है कि ऐसी एक्टिविटीज जिनके जरिए हम नेचर के ऊपर अपने बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए प्राइमरीली डिपेंड होते हैं। वैसे आपने अपने पिछले क्लासेस में पढ़ा होगा कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी प्राइमरी एक्टिविटी कहलाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। खाली एग्रीकल्चर एक्टिविटी ही प्राइमरी एक्टिविटी नहीं कहलाती, बल्कि आप नेचर से डायरेक्टली कनेक्ट करते हुए जो भी एक्टिविटीज करते हैं और उनसे पैसा कमाते हैं, तो वो सभी एक्टिविटीज प्राइमरी एक्टिविटीज कहलाती है, जैसे वाटर, प्लांट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, बिल्डिंग मटेरियल और मिनरल्स एक्सेट्रा। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्राइमरी एक्टिविटीज के अंडर हम डायरेक्टली नेचर से रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करते हुए उन्हें यूटिलाइज करते हैं और अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करते हैं, यानी डायरेक्टली और थ्रू द मनी। अब देखिए, इसमें भी बहुत सारे एक्टिविटीज है जो ऐड होती है, जैसे फार्मिंग, फिशिंग, हंटिंग। हालांकि हंटिंग अब ऑलमोस्ट बंद हो चुकी है, लेकिन हाँ, डेयरी, पोल्ट्री फार्म, माइनिंग जैसे अलग अलग एक्टिविटीज भी है जो लोग करते हैं। और स्टूडेंट, इस प्रकार से जो लोग प्राइमरी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते थे उन्हें पहले के जमाने में रेड कॉलर वर्कर कहा जाता था। इसके पीछे भी एक कारण था कि ये लोग बाहर जाकर आउटडोर में काम करते थे। इससे रिलेटेड एग्जाम्स में अगर कोई क्वेश्चन आ भी जाए कि हु आर कॉल्ड द रेड कॉलर वर्कर्स, तो अब इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। अच्छा, क्या आप जानते हैं कि वो कौन सी पहली प्राइमरी एक्टिविटी थी जो दुनिया में पहली बार की गई थी? वो थी हंटिंग एक्टिविटी, यानी कि शिकार करना। और ये समय था आदि मानव के समय का, जिसे हम प्रिमिटिव सोसाइटी भी कहते हैं। इनके पीछे एक बहुत नेचुरल सा रीजन था, फूड। दरअसल पहले के लोग खाना बदोश मीन्स नोमैड्स जीवन जीते थे। उनके पास 2 ही ऑप्शंस थे, इधर वो किसी जानवर की हंटिंग करे या फिर किसी प्लांट्स या क्रॉप्स की गैदरिंग। तो स्टूडेंट्स, अब हम अर्ली ह्यूमंस के लाइफस्टाइल को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं हंटिंग के बारे में। हंटिंग अक्सर उन जगहों के ह्यूमंस करते थे जो कि या तो बहुत ज्यादा कोल्ड प्लेसेस पर रहते थे या फिर बहुत ज्यादा हॉट, जिसका एक बहुत ही नॉर्मल सा कारण था कि उस समय में जब लोगों को क्रॉप्स और वेजिटेबल्स की समझ कम थी, उस समय में ऐसे इलाकों में खाने लायक प्लांट्स मिलना बहुत मुश्किल होता था, जिसके कारण उनके पास हंटिंग ही एकमात्र ऑप्शन बचता था। इवन आज भी अगर आप कोस्टल एरियाज में जाकर चेक करोगे तो आपको वहां फिशिंग करने वाले लोग आसानी से मिल जाएंगे। अदरवाइज बाकी जो प्रॉपर लोग हंटिंग करते थे उसे सरकारी तौर पर बंद कर दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ एरियाज में लोग जंगली जीवन ही जीते हैं। दूसरी खास बात यह है कि अर्ली ह्यूमंस उस समय जो तीर, कमान, भाले जैसे हंटिंग टूल्स का यूज करते थे वो बहुत ही प्रिमिटिव होते थे। मींस वो पत्थरों और लकड़ी से बने होते थे, जिस कारण उस समय जो हंटिंग होती थी वो बहुत ही लिमिटेड होती थी। ह्यूमंस उस समय बस अपना पेट भरने जितना ही हंटिंग करते थे, और उस समय सिविलाइजेशन इतना एडवांस भी नहीं था, जिस वजह से उनके हंटिंग का कोई इकोनॉमिकल यूज भी नहीं था। लेकिन जैसे जैसे इकोनॉमी डेवलप्ड होने लगी, हंटिंग टूल्स इंप्रूव होते गए, जिसके कारण हंटिंग ईजी होती गई और एक समय के बाद वो इकोनॉमी एक्टिविटी में कन्वर्ट भी हो गई। लोग अब जानवरों को सिर्फ खाने के मोटिव से नहीं, बल्कि उनकी खाल, दांत, हड्डियों के लिए, और यहाँ तक कि कुछ लोग तो सिर्फ अपने शौक के लिए मारने लगे थे। और बाजार में जाकर उनके खाल आदि को कपड़े और बेल्ट, हथियार बनाने के लिए बेचा जाता था। लेकिन इसे भी आज के समय में धीरे धीरे बैन कर दिया गया है, क्योंकि बहुत सी एनिमल स्पीशीज ऐसी थी जो खत्म होने के कगार पर आ गई थी। अब बात करते हैं गैदरिंग की। गैदरिंग के अंदर जो ट्राइबल पीपल यानी आदिवासी लोग होते हैं, वो फॉरेस्ट में जाकर अपने लिए फ्रूट्स, वेजिटेबल्स इकट्ठा करके लाते थे
और अपने यूज जितना गैदर करने के बाद उसे मार्केट में बेच दिया करते थे। इसमें उन्हें कोई खास कैपिटल की इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ती थी, और आज भी नहीं पड़ती है अगर हम दूसरे बिजनेस से कंपेयर करें तो। पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं था तो कोई खास टेक्नोलॉजी की जरूरत भी नहीं थी। पेड़ पर चढ़े और फ्रूट्स तोड़ लिए, या फिर खुदाई की वेजिटेबल्स निकाल ली या काट कर निकाल ली। हालांकि आज के समय में हम काफी ज्यादा टेक्नोलॉजी पर डिपेंड हो गए हैं, लेकिन उस समय में एक प्रॉब्लम थी कि ऐसे में जो प्रोडक्शन था वो बहुत कम था, डिमांड ज्यादा थी, प्रिजर्विंग का भी कोई ऑप्शन नहीं था, जिसके कारण उस समय में इन्हें सस्टेन करना मुश्किल था। लेकिन वही आज के समय में देखो तो गैदरिंग का अपना खुद का एक बड़ा मार्केट है, और उसके लेवल्स डे बाय डे हाइट्स टच कर रहे हैं। और इनका मार्केट केवल खाने से कनेक्ट नहीं रहा, बल्कि मेडिसिन और इन्वेंशन से भी कनेक्ट हो चुका है, जिसमें दवाइयों से लेकर ब्यूटी प्रोडक्ट्स तक और फैब्रिक से लेकर घर में यूज होने वाले फर्नीचर तक चीजें शामिल है। इससे भी एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज गैदरिंग? So the answer is gathering and hunting are the primitive economic activities meant for the subsistence of tribal societies. But in modern times, gathering is market-oriented and has become commercial. Examine the statement. Student, ये क्वेश्चन 2018 में आया था, जिसका आंसर आपको क्लियर हो चुका है। लेकिन इसमें आपको बता दूं कि आप जब टॉपिक्स को एक्सप्लेन करेंगे तो उन्हें आप 1 by 1 करिएगा, और लास्ट में आज के समय में जो कुछ भी आप देख रहे हैं, पहले के कंपैरिजन में जो भी इंप्रूवमेंट हुए हैं उन्हें आप लिख सकते हैं। इसके बाद एक नजर मैप भी देख लेते हैं। अब अगर हम मैप पर गैदरिंग की बात करें तो आप वर्ड मैप में देखेंगे कि ये अमेज़न के बेसिन में, नॉर्दर्न कनाडा में, अफ्रीका के ट्रॉपिकल जोन में होता है। एन यूरेशिया, यूरोप और एशिया के मिले भाग को यूरेशिया कहते हैं। एंड लास्ट, एन फ्रिंज ऑफ ऑस्ट्रेलिया। इन सभी जगहों पर गैदरिंग की जाती है, जिन्हें आप अगर मैप से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो मार्क कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक नए टॉपिक की, जिसका नाम है पास्टरलिज्म। ये भी एक प्राइम एक्टिविटी है। यहाँ पास्टरलिज्म का मतलब होता है रेयरिंग ऑफ एनिमल्स, और जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि हंटिंग एक अनसस्टेनेबल एक्टिविटी है। और जैसे जैसे लोग समझदार हुए, सोसाइटीज और उनकी सोच डेवलप हुई। उन्होंने समझा कि जानवरों को मारने से बेहतर उन्हें पालना है, और इससे उन्हें जो भी मटेरियल या प्रोडक्ट्स मिलेंगे उन्हें जितना भी हो सकेगा वो खुद कंज्यूम कर लेंगे, और बाकी बचे हुए को वो मार्केट में ले जाकर बेच देंगे ताकि वो इकोनॉमिकली सस्टेन कर पाए। तो अब आपको ये क्लियर तो हो ही गया होगा कि ये प्रोसेस दो तरह से होती है। पहला सब्सिस्टेंस लेवल पर और दूसरा कमर्शियल लेवल पर, जहां वो प्रोडक्ट्स को स्टॉक करके पैसा कमाने लगे। आइए पहले हम सब्सिस्टेंस लेवल को समझते हैं। स्टूडेंट्स, सब्सिस्टेंस लेवल में आता है नोमैडिक हर्डिंग, जहां लोग अक्सर अपने जानवरों को लेकर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं। और आज भी अगर आप राजस्थान के इलाकों में जाएंगे या फिर पहाड़ी इलाकों में जाएंगे तो वहां पर आप घर के लोगों को बहुत सारे जानवर जैसे भेड़, बकरी, घोड़े जैसे लाइव स्टॉक्स यानी जानवरों को अपने साथ ले जाते देख सकेंगे। तो नोमैडिक हर्डिंग बहुत पुराने समय से प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एक्टिविटीज में आती है, जहां उनका बेसिक गोल खुद का पेट पालना होता था। तो इसमें जो हर्डर्स होते हैं ये लगभग पूरी तरह से इन्हीं जानवरों पर डिपेंड करते थे अपनी कई जरूरतों के लिए, जैसे फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, टूल्स और ट्रांसपोर्ट। अब आप शेल्टर सुनकर कंफ्यूज मत होना कि लोग शायद उनके नीचे सोते रहे होंगे। एक्चुअली जैसे आपने सुना होगा कैमल के बारे में कि उसके अंदर एक क्वालिटी होती है कि वो लंबे समय तक बिना पानी के रह सकता है, ठीक वैसे ही उसकी एक ये भी क्वालिटी है कि वो रेगिस्तान में पानी ढूंढ सकता है। ठीक ऐसे ही दूसरे जानवरों में एक खासियत होती है कि वो रात के समय या प्रॉब्लम के टाइम आसानी से शेल्टर ढूंढकर अपने ओनर को उसके पास पहुंचा देते हैं। और क्या आप जानते हैं कि इन ग्रुप्स के अपने एक नाम भी होते थे? और इतना ही नहीं, वो लोग और वो ग्रुप्स आज भी एग्जिस्ट करते हैं। भले ही कुछ लोगों ने और उनके डिसेंडेंट्स ने ये काम बंद कर दिया हो, लेकिन आप उनके सरनेम से उन्हें पहचान सकते हैं, जैसे गुज्जर, बकरवालस, गद्दीस, भोटिया। ये उनमें से ही कुछ एक थे। तो अब ये जो मूवमेंट्स होते थे इन हर्डर्स के, या आप चाहे तो कह सकते हैं नोमैड्स के, उस एक जगह से दूसरी जगह अपने जानवरों को लेके ट्रैवल करने को हम कहते हैं ट्रांस ह्यूमंस, द प्रोसेस ऑफ माइग्रेशन। और ये नोमैड्स समर्स में प्लेन एरिया से हिल्स की तरफ ट्रैवल करते थे, क्योंकि उस वक्त वहाँ का क्लाइमेट अच्छा होता था, और साथ ही उस समय में हिल्स पर उन्हें वेजिटेबल्स आसानी से मिल जाते थे। और सिमिलरली ये माउंटेन से उतरकर प्लेन एरियाज में वापस आ जाते थे, क्योंकि उस समय वहाँ का मौसम वापस चैलेंजिंग हो जाता था। लेकिन अब देखा जाए तो ये धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। रीजन ये है कि अब लोग डेवलपिंग स्टेज में आ गए हैं, ह्यूमंस नॉलेजेबल हो चुके हैं, अब जरूरतें एक ही जगह पर रहकर पूरी हो जाती है। तो काइंड ऑफ आप ये कह सकते हैं कि अब उतना जरूरी नहीं रह गया है। बहुत कम प्लेसेस है जहां आज भी लोग इन प्रोसेस का सामना करते हैं, जैसे कि अगर आप बहुत डीप में जाएं तो जैसे बहुत हाई हिल्स पर, और या आप कह सकते हैं राजस्थान के बहुत डीप इंटीरियर में। बाकी इसके मेन दो रीजन और भी है। पहला, इम्पोजिशन ऑफ पॉलिटिकल बाउंड्रीज, मीन्स आज धीरे धीरे देशों की सीमाएं बन चुकी है, जिनके कारण एक देश से दूसरे देश में बिना परमिशन के जाना कानूनी अपराध होगा।
दूसरा रीजन है न्यू सेटलमेंट प्लान्स बाय डिफरेंट कंट्रीज। यहाँ इस बात का कंसर्न है कि हर देश के अब अपने प्लान्स होते हैं प्रोडक्ट्स को लेकर, एनिमल्स और प्लांट्स को लेकर, जिसके कारण जरूरी नहीं है कि जो चीज या फिर जो प्रोडक्ट एक देश में ओपनली सेल किया जा सकता है वो दूसरे देश में बैन भी हो सकता है, या फिर दूसरे देश में उस प्रोडक्ट को लेकर टैक्सेशन कुछ अलग हो। इसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आज ये अलाउड नहीं है। तो चलिए, जो हमने लास्ट एपिसोड में पढ़ा वही हम मैप पर भी एक बार देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो सके। इमेज नंबर 4.4 नोमैडिक हर्डिंग के। तो बेसिकली हमारे पास 3 बेल्ट्स हुआ करते थे। एक टुंड्रा रीजन यूरेशिया में, दूसरा अटलांटिक शेयर ऑफ नॉर्थ अफ्रीका में, सहारा। स्टूडेंट, इसको आप समझ लो क्योंकि ये वाइड रेंज में फैली हुई थी और ये स्टार्ट होती है नॉर्थ अफ्रीका के सहारा डेजर्ट से होते हुए मंगोलिया और वहां से सेंट्रल चीन में, फिर वहां से अरेबियन पेनिनसुला से होते हुए ये ट्रॉपिकल अफ्रीका को कनेक्ट करते हुए वापस सहारा आती है। तो आपको एग्जाम में मैप के अंदर इसी वे में मार्क करना होगा। इसके बाद लास्ट साउथ अफ्रीका, कलहरी डेजर्ट से होते हुए ये मादागास्कर से वापस आ जाती है। तो ये हुई मैप की बात। अब हम हमारी नेक्स्ट प्राइमरी एक्टिविटी की बात करें तो उसे कहते हैं कमर्शियल लाइवस्टॉक रेयरिंग। अगर देखा जाए तो सुनने में ये एक जैसे लगते हैं, लाइक नोमैडिक हर्डिंग, लेकिन एक्चुअली ये अलग होती है क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही एनिमल को रेयर किया जाता है। और जैसा कि आप इनके नाम से ही अंदाजा लगा सकते हैं, इनका मकसद यानी कि इनका मोटिव पैसा कमाना है। इसमें रेयर किए जाने वाले जानवर है शीप, कैटल, गोट एंड हॉर्सेस एक्सेट्रा। और इन एनिमल से यूजफुल आइटम्स जैसे वूल, एग्स, मिल्क जैसे प्रोडक्ट लिए जाते हैं और उन्हें मार्केट में बेचा जाता है। और एक बहुत ही नेचुरल सी बात है कि जो चीज आपको मनी अर्न करके दे रही है उसका ख्याल भी आपको रखना पड़ेगा। इसलिए इसमें मेन प्रेशर रहता था रेयरिंग पर्सन उनकी ब्रीडिंग, डिजीज, जेनेटिक इंप्रूवमेंट और हेल्थ से रिलेटेड हर एक चीज का पूरा ध्यान रखे, क्योंकि ये केवल इसलिए ही जरूरी नहीं है कि वो उसे कमा के दे रहे हैं, बल्कि ऐसा करने से उसने मिलने वाले प्रोडक्ट्स भी अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं जिन्हें बेचने पर अच्छा प्रॉफिट भी होता है। तो अगर कंपैरिजन की बात की जाए तो नोमैडिक कंडीशन में वो लोग जानवरों के खाने से लेकर हेल्थ पर इतना ध्यान नहीं देते थे। वो उन्हें लेकर लंबी दूरी तय करना और रास्ते में खाने को जो मिल गया खिला देना, बस इसके अलावा वो उनके ऊपर खर्चा करने जैसा कोई काम नहीं करते थे। जबकि कमर्शियल लाइवस्टॉक उसके मुकाबले एनिमल्स के लिए ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और ज्यादा ऑथेंटिक है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में आता है। एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स हाउ कमर्शियल लाइवस्टॉक रेयरिंग हैज बिकम अ स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी इन द वर्ल्ड। तो अब इसका आंसर आपको आसानी से आ जाएगा। चलिए अब एक बार मैप पर देख लेते हैं एरिया ऑफ कमर्शियल लाइवस्टॉक रेयरिंग। तो आप देख पा रहे होंगे कि मैप पर मेजर 4 एरियाज है और ये यूजुअली डेवलप्ड कंट्रीज में ही प्रैक्टिस होता था। हाँ, वैसे हमारे देश में भी होता है लेकिन उतने बड़े स्केल पर नहीं होता। आप ये देख सकते हैं कि यूएसए में होता है, साउथ अमेरिका के अर्जेंटीना में होता है और काफी बड़े स्केल पर होता है। उसके बाद आपको ये उरुग्वे में देखने को मिलेगा। लास्ट आपको न्यूजीलैंड में और ऑस्ट्रेलिया में काफी सारी जगह इसको प्रैक्टिस किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपने पेस्टोरलिज्म को कम्प्लीटली समझ लिया। चलिए अब बात करते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग की। सबसिस्टेंस फार्मिंग, जैसा कि उसके नाम से ही क्लियर है कि ये भी सर्वाइवल के लिए किया जाता है, लेकिन इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एंड नंबर 2, इंटेंसिव सबसिस्टेंस। तो सबसे पहले हम प्रिमिटिव सबसिस्टेंस से स्टार्ट करते हैं। वैसे स्टार्ट करने से पहले एक बात और बता दूं कि इसके 2 और नाम हैं। एक है शिफ्टिंग कल्टीवेशन और दूसरा है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। अब जैसा कि इनके नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि स्लैश एंड बर्न, इसमें एक ट्राइबल ग्रुप होता था जो किसी भी प्लेन एरिया के जंगल में आग लगाकर जगह को क्लीन कर लेता है और फिर जलने से जो ऐश बनती है उससे सॉइल की फर्टिलिटी इंप्रूव हो जाती है, जिसके बाद वहां पर कल्टीवेशन करना आसान हो जाता है। ये लोग पूरी तरह से नेचर पर ही डिपेंड करते हैं। यहाँ तक कि टूल्स भी ये प्रिमिटिव यूज करते हैं, जैसे कि स्टिक्स हो गई हो या फिर होज यानी कुदाल या फिर प्लो यानी कि हल, वो इन्हें ही यूज करते थे। और जब 3 से 5 साल बाद ये सॉइल वापस से अपनी फर्टिलिटी लूज कर देती थी तो ये फार्मर्स उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह चले जाते थे और वहां जाकर वो वापस से सेम प्रोसेस रिपीट करते थे। लेकिन अब इसमें भी कुछ प्रॉब्लम शुरू हो गई। प्रॉब्लम क्या थी? आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज के समय में फॉरेस्ट एरियाज अब खत्म होते जा रहे हैं। साइकिल ऑफ झूम यानी खेती का जो चक्र है वो छोटा होता जा रहा है क्योंकि डिमांड ज्यादा है और खेती करने वाले लोग और जगह कम हो गई है, और जो जगह है उनमें भी फर्टिलिटी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। वैसे यहाँ बीच में एक और जरूरी बात ये ध्यान देने वाली है कि जूमिंग नेम एक नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन स्टेट का नाम है। इसे अमेरिका और मैक्सिको में मिल्पा बोला जाता है, वही इंडोनेशिया एंड मलेशिया में इन्हें लदांग कहते हैं। तो ये था प्रिमिटिव सबसिस्टेंस। चलिए अब बात करते हैं इंटेंसिव सबसिस्टेंस की।
और जैसा कि ये नाम से ही क्लियर है कि पहले पुराने समय में जो भी हमें नेचर से मिल रहा था हम उसे यूज कर रहे थे, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट अपनी तरफ से नहीं लगा रहे थे। यहाँ तक कि एक बार सॉइल की फर्टिलिटी खत्म होने के बाद उस जगह को भी छोड़ दिया जा रहा था। लेकिन इस सिचुएशन में ऐसा नहीं है। ये हमारे एशिया के डेंसली पॉपुलेटेड मॉनसून एरियाज में प्रैक्टिस की जाती है। तो आइए इसको भी हम डिटेल में समझ लेते हैं। स्टूडेंट, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1, वेट पैडी कल्टीवेशन। नंबर 2, क्रॉप अदर दैन पैडी। तो सबसे पहले बात करते हैं वेट पैडी कल्टीवेशन की। वेट पैडी से हमारा मतलब है जहाँ चावल उगाया जाता है। लेकिन इशू ये है कि यहाँ सिर्फ चावल ही उगाया जाता है और कुछ भी नहीं। यहाँ लैंड होल्डिंग का साइज बहुत ही कम होता है। मशीनरी भी बहुत ही लिमिटेड स्केल पर यूज होती है। इसका मेन रीजन है कि चावल की खेती पानी में की जाती है, जिसके लिए किसी भी मशीनरी का फिलहाल यूज नहीं होता। मशीनरी का इस्तेमाल ना हो पाने की कंडीशन में ज्यादातर काम फैमिली मेंबर्स या ग्रुप के लोग मिलकर पूरा करते हैं। इसमें फार्म यार्ड को ही मैन्योर यानी खाद की तरह यूज किया जाता है। इसमें यील्ड पर एरिया बहुत ज्यादा होता है, लेकिन सारा काम मैन्युअल होने के कारण प्रोडक्टिविटी बहुत लो हो जाती है, जो कि सिर्फ फार्मर्स के सर्वाइवल पर्पस के लिए ही सफिशिएंट होता है। यहाँ भी हम वही बात कर रहे हैं, क्रॉप्स विच इज अदर दैन पैडी के। तो इसमें जो क्रॉप्स आती है वो है व्हीट, सोयाबीन, बार्ले, सोरगम। और ये सभी क्रॉप ग्रो होती है नॉर्दर्न चाइना में, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट और सॉइल इनके लिए बेस्ट है। बाकी अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो दोनों में कोई खास अंतर नहीं है, सिवाय एक चीज के कि इन सभी क्रॉप्स को समय समय पर उनकी जरूरत के हिसाब से पानी की जरूरत होती है। इसके बाद स्टूडेंट, हम अब समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि प्लांटेशन। प्लांटेशन की बात की जाए तो यूरोपियन कंट्रीज में पहली बार कॉलोनीज में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। ये कम्प्लीटली कमर्शियल फार्मिंग का पार्ट होता है, जिसमें खेती के साथ साथ एक प्लांट यानी कि फैक्ट्री की भी जरूरत रहती है। यहाँ सिर्फ एक ही चीज की खेती की जाती है। मींस किसी एक स्पेशल क्रॉप की पूरे साल करी जाने वाली खेती को प्लांटेशन कहते हैं। प्लांटेशन करने के लिए कुछ खास रिक्वायरमेंट्स होती है, जिन्हें आप इन कैरेक्टरिस्टिक्स के जरिए अच्छे से समझ सकते हैं, जो कि है लार्ज एस्टेट की रिक्वायरमेंट, लार्ज कैपिटल की रिक्वायरमेंट, टेक्निकल सपोर्ट की रिक्वायरमेंट और साइंटिफिक मेथड और नॉलेज की रिक्वायरमेंट। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इसमें एक ही क्रॉप उगाई जाती है, जैसे टी गार्डन हो या कॉफी गार्डन, जिसके लिए प्लांट ओनर को एक प्लांट यानी कारखाने की जरूरत पड़ती है, और जिसका खेत के आसपास या बीच में होना ओनर के लिए फायदेमंद रहता है। जिसका मेन कारण यह है कि ऐसे काम में ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बहुत ज्यादा होता है, लेकिन इसमें सस्ते यानी कि चीप लेबर का इंतजाम करते हैं। साथ ही उन्हें रेडी गुड्स के एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट रहती है, जिससे कि आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक सामान को जल्द से जल्द पहुंचाया जा सके और पैसा कमाया जा सके। वैसे ये तो थी प्लांटेशन क्रॉप की कैरेक्टरिस्टिक। अब इनका मोटिव भी जान लेते हैं। तो ये कमर्शियल पर्पस के लिए की जाती है। इसके मेन एग्जाम्पल्स है कॉफी, कोको, रबर, पाइनएप्पल, शुगर केन एक्सेट्रा। इन एग्जाम्पल्स को आप ऐसे समझिए, जो फ्रेंच थे उन्होंने वेस्ट अफ्रीका के अंदर कोको और कॉफी प्लांटेशन एस्टैब्लिश की थी। ब्रिटिशर्स ने इंडिया और श्रीलंका में बड़े बड़े टी गार्डन लगाए थे। इतना ही नहीं, मलेशिया में रबर प्लांट भी किए थे। इसी तरह ब्राजील के अंदर कॉफी की एक टाइप आज भी यूरोपियन के थ्रू मैनेज की जाती है। इसके अलावा जो मेजॉरिटी प्लांटेशन थी, जब कॉलोनीज खत्म हुई तो उसकी ओनरशिप उन लोगों और सरकार को मिल गई जो उस समय वहां मौजूद थी। अभी भी कुछ एक्सेप्शन है जहां पर कॉलोनी और पावर ही प्लांटेशन फील्ड को मैनेज कर रही है, जैसा कि मैंने अभी आपको ब्राजील वाला एग्जाम्पल दिया था। इससे रिलेटेड एग्जाम में एक क्वेश्चन भी आता है कि काइंडली एक्सप्लेन 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी प्लांटेशन। तो आप अब इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो अब हमारे अगले एपिसोड में हम बात करेंगे एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन। जैसे कि हमने कहा, इस एपिसोड में हम बात करेंगे एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन के बारे में। इस तरह की खेती की जब बात की जाए तो जो सेमी एरिड लैंड्स है, जहां मोर देन एवरेज पानी की अवेलेबिलिटी रहती है, वहां इन्हें आसानी से परफॉर्म किया जाता है। इन जगहों पर वीट इनकी प्रिंसिपल क्रॉप रहती है, लेकिन इसके अलावा भी वहां और भी बहुत सी क्रॉप्स होती है, जैसे बार्ली, कॉर्न, ओट्स एक्सेट्रा। अगर फॉर्म के साइज की बात की जाए तो वो काफी बड़ी होती है, ऑल्दो वो हाईली मैकेनाइज्ड होता है, जिसमें प्लाउइंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक सारा काम हम मशीनों की मदद से करते हैं। सो देयर इज लो यील्ड पर एकड़ बट हाई यील्ड पर पर्सन। मींस इसलिए प्रति एकड़ कम उपज होती है, लेकिन प्रति व्यक्ति ज्यादा उपज रहती है। यानी हम कह सकते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ पर्सन इस कल्टीवेशन में ज्यादा होती है। अब अगर आप इन्हें मैप पर देखें तो 4.2 पेज 29 पर यह बताना ये होगा कि एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन यूजुअली कहाँ कहाँ प्रैक्टिस की जाती है। अब वैसे तो ये ऑलमोस्ट सभी कॉन्टिनेंट्स में डिफरेंट एरियाज में स्प्रेडेड है, लेकिन अगर हम नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो कैनेडियन एंड एरिकन प्रायरीज के अंदर है,
अगेन हमारे साउथ अमेरिका में अर्जेंटीना का एक एरिया है पंपास, वहां पर ये होता है। अब अगर आप साउथ अफ्रीका के बॉटम में देखें तो वहां होता है। यूरोशियन के अंदर भी है, यानी एशिया और यूरोप के मिड के बहुत से हिस्सों में कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग प्रैक्टिस की जाती है। इस तरह ऑस्ट्रेलियन डाउन में और न्यूजीलैंड के कैंटरबरी के प्लेन्स में भी प्रैक्टिस की जाती है। स्टूडेंट, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि एक्सप्लेन एनी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन प्रैक्टिस्ड इन द वर्ल्ड। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसका नाम है मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग ये एक्टिविटी हमें यूजुअली डेवलप्ड कंट्रीज या फिर अंडर डेवलपिंग कंट्रीज के डेवलप एरियाज में देखने को मिलती है। मिक्स्ड फार्मिंग में यूजुअली हम क्रॉप भी ग्रो करते हैं और उसके साथ एनिमल्स की रेयरिंग भी की जाती है। तो हम कह सकते हैं कि मिक्स्ड फार्मिंग पास्टोरलिज्म और एग्रीकल्चर दोनों का मिला जुला रूप है। इस कारण इनके फार्म का साइज ना तो बहुत ज्यादा बड़ा होता है और ना ही बहुत छोटा, जिसे हम मॉडरेट साइज का कह सकते हैं। अब एक नजर इनके कैरेक्टरिस्टिक्स पर भी डाल लेते हैं। इसमें हमें एक फॉडर क्रॉप यानी जानवरों का चारा उगाना कंपलसरी रहता है। इसके अलावा व्हीट, बार्ली जैसी क्रॉप्स हम अपने लिए उगा सकते हैं। इसमें रेयर करे जाने वाले एनिमल्स मोस्टली कैटल, शीप या पिग्स जैसे रखे जाते हैं, जिनकी स्पेशल देखभाल करने की ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसमें क्रॉप रोटेशन और इंटरक्रॉपिंग को फॉलो किया जाता है, जिसका मेन मोटिव सॉइल की फर्टिलिटी को बनाए रखना होता है। यह हाईली कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्टिविटी है, जिसके अंदर एनिमल्स का ध्यान रखने से लेकर कल्टीवेशन पे भी अच्छा एक्सपेंस होता है। ये तो थे इनके कैरेक्टरिस्टिक्स, पर अगर हम इनके लोकेशन वाइज परफॉर्मिंग की बात करें तो ये नॉर्थ ईस्टर्न अमेरिका, नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, यूरोप एशिया के कुछ भाग और साउथ अफ्रीका के भी कुछ हिस्सों में परफॉर्म किया जाता था। अगर हम अपने देश भारत की बात करें तो उत्तर प्रदेश और पहाड़ी क्षेत्रों में ये छोटे लेवल पर आसानी से देखे जा सकते हैं। चलिए इसी के साथ आपका ये टॉपिक यही खत्म होता है। अब अगर हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन की बात करें तो 2019 में एक क्वेश्चन आया था कि एक्सप्लेन एनी 5 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग प्रैक्टिस्ड इन द वर्ल्ड, जिसका आंसर अभी हमने जाना। स्टूडेंट, तो अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है डेयरी फार्मिंग। लेकिन डेयरी फार्मिंग का नाम तो आपने पहले भी बहुत अच्छे से सुना होगा, बल्कि देखा भी होगा, क्योंकि ये बड़े ही आसानी से हमारे भारत देश के गली मोहल्ले में आसानी से देखे जा सकते हैं। लेकिन हम इनके एडवांस और डिटेल पर्सपेक्टिव वे में इसे समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल ये मिल्क एनिमल्स की एडवांस और एफिशिएंट टाइप की रेयरिंग होती है। इसमें एनिमल्स को बहुत अच्छी कंडीशन में रखा जाता है। उनके खाने पीने, साफ सफाई और मेडिकेयर का अच्छा ध्यान रखा जाता है, जिसके कारण ये एक हाईली कैपिटल इंटेंसिव प्रोसेस है। इसमें जानवरों के रहने के लिए शेड्स और स्टोरेज का पूरा ध्यान रखा जाता है और इसके साथ उनकी फर्टिलिटी और उनसे मिलने वाले प्रोडक्ट्स के लिए जरूरत के अनुसार एडवांस मशीन्स मेंटेन की जाती है और उनके ख्याल रखने के लिए लेबर रखी जाती है। मतलब ये कि कभी कभी कुछ फार्म्स इतने लार्ज स्केल एक्टिविटीज पर होते हैं, जैसे अमूल मदर डेयरी, पराग, इनके नाम तो आपने सुने ही होंगे। इसके अलावा ऐसी प्लेसेस पर रखे गए जानवरों के लिए स्पेशल एम्फोसिस के इंतजाम भी किए जाते हैं, जैसे कैटल ब्रीडिंग, हेल्थ केयर और वेटरनरी सर्विस भी मेंटेन रखी जाती है। डेयरी फार्मिंग में फार्मर्स के साथ एक ड्रॉबैक ये रहता है कि इसमें उन्हें ऑफ सीजन नहीं मिलता, जैसे कि क्रॉप फार्मिंग के केस में मिलता है। अगर हम इसके एरियाज की बात करें तो ये यूजुअली अर्बन और इंडस्ट्रियल एरियाज में प्रैक्टिस किए जाते हैं, जिसका मेन मोटिव मार्केट में ताज़ा दूध और डेयरी प्रोडक्ट की सप्लाई करना होता है। लेकिन ऐसे केसेस में फार्मर्स को अच्छे ट्रांसपोर्टेशन, रेफ्रिजरेशन, प्रिजर्वेशन का इंतजाम रखना पड़ता है, ताकि प्रोडक्ट्स को लंबे समय तक फ्रेश रखा जा सके। तो अब आई होप कि आपको डेयरी फार्मिंग भी अच्छे से समझ आ गई होगी। और इसी के साथ हमारा ये वाला टॉपिक भी यही एंड होता है, जिसके बाद अगला टॉपिक है मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर। जैसा कि इसके नाम से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सागर यानी ओशन के बीच में या समुद्र तट के पास के इलाकों में करी जाने वाली फार्मिंग है, इसलिए इसे मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर कहते हैं। लेकिन अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो यह हाईली स्पेशलाइज्ड कमर्शियल एग्रीकल्चर एक्टिविटी है, जिसका बहुत बड़ा मोटिव सिर्फ कमर्शलाइज्ड होता है। इस रीजन के लोग सिट्रस फ्रूट्स के इंपॉर्टेंट सप्लायर्स में से एक होते हैं। इनके एग्जाम्पल्स के तौर पर देखा जाए तो हाई क्वालिटी के ग्रेप्स जिन्हें वाइन बनाने के लिए यूज किया जाता है, या इन्फीरियर ग्रेप्स जिन्हें ड्राई फ्रूट्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है, ये सब इन्हीं जगहों से मिलते हैं। इसके अलावा ऑलिव्स और फिग्स जैसी प्रोडक्ट्स भी इन्हीं जगहों पर प्रोड्यूस की जाती है। इतना ही नहीं, इसके फॉर्म्स का साइज बहुत बड़ा होता है, लेकिन कुछ एरियाज में इन्हें स्पेशल केयर के साथ परफॉर्म किया जाता है, क्योंकि इनका मेन मोटिव कमर्शियलाइज्ड होता है। तो इसके मोस्ट ऑफ प्रोसेस प्लांटेशन की तरह ही सेम रहते हैं। लेकिन अब अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो यहाँ पर मिलने वाले ज्यादातर प्रोडक्ट्स की डिमांड वैसे तो ऑल ओवर वर्ल्ड है, लेकिन फिर भी इसका एक बड़ा मार्केट यूरोपियन और नॉर्दर्न अमेरिका में। स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर। जैसा कि इसके नाम से ही समझ में आता है, हॉर्टिकल्चर, जिसे फ्लावर प्रोडक्शन के नाम से भी जाना जाता है,
और मार्केट गार्डनिंग से मतलब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्रोडक्शन से। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि ये अब तक की सबसे हाईली एक्सपेंसिव एक्टिविटी है, क्योंकि इसमें हाई वैल्यू क्रॉप्स को स्पेशलाइज वे में प्रोड्यूस किया जाता है, जिसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से लेकर फ्लावर्स तक शामिल होते हैं, जिन्हें अर्बन मार्केट के लिए मेंटेन किया जाता है। मल्टीपल क्रॉप्स होने के बावजूद इनके फॉर्म्स का साइज छोटा और स्पेशल होता है। इन्हें आपने अक्सर बहुत सी सिटीज के बाहर थोड़े इंटीरियर में देखा होगा। ये एक बहुत बड़े ब्लू कलर के डोम में परफॉर्म किए जाते हैं, लेकिन इनका डायरेक्ट कनेक्शन अर्बन मार्केट से होने के कारण इनकी डिमांड हमेशा बनी रहती है। लेकिन इसके लिए इन्हें भी गुड ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट रहती है, ताकि प्रोडक्ट को समय पर मार्केट में सप्लाई किया जा सके। और जैसा कि हमने शुरू में बताया था कि इससे स्पेशल क्रॉप्स मेंटेन करने के कारण बड़े कैपिटलाइजेशन करने की रिक्वायरमेंट होती है। साथ ही सेवरल टाइप्स ऑफ क्रॉप्स को मेंटेन करने के लिए स्पेशल और एक्सपर्ट लेबर की रिक्वायरमेंट, नॉट ओनली दिस क्रॉप को एम्फेसिस करने के लिए, बल्कि सेवरल एटमॉस्फेयर, ग्रीन हाउस, आर्टिफिशियल हीटिंग, कोल्डर रीजन्स और स्पेशल पेस्टिसाइड्स की रिक्वायरमेंट रहती है। इसका एक बड़ा एग्जाम्पल आपको शेयर करती हूँ। नेदरलैंड्स में ट्यूलिप्स को ग्रो किया जाता है, जिसके लिए स्पेशल और आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर क्रिएट करके ट्यूलिप को ग्रो करते हैं। इसमें दो तरह की फार्मिंग अकाउंट होती है, एक जिसे ट्रक फार्मिंग कहते हैं और दूसरी फैक्ट्री फार्मिंग। ट्रक फार्मिंग के अंदर हम स्पेशल वेजिटेबल्स को ऐड करते हैं, क्योंकि इस प्रोसेस में ट्रक्स के थ्रू वेजिटेबल्स को एक जगह से दूसरी जगह एक्सपोर्ट करते हैं, और इस प्रोसेस में लंबी दूरी के कारण ट्रक्स को पूरी रात ट्रैवल करना पड़ता है। इसके कारण इनका नाम ट्रक फार्मिंग रखा गया है। सिमिलरली फैक्ट्री फार्मिंग से हमारा मतलब लाइव स्टॉक से है, यानी एनिमल रेयरिंग से, बिकॉज इसमें मैन्युफैक्चर फीड स्टफ या फिर मैन्युफैक्चर जो फॉडर होता है उसको फीड किया जाता है, इसलिए इसको फैक्ट्री फार्मिंग भी बोलते हैं। ये कैपिटल इंटेंसिव है और हाईली मैकेनाइज्ड होती है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये ऑलमोस्ट पास्टरलिज्म के जैसी ही होती है। वही चाहे वो डेयरी फार्मिंग की या मिक्स्ड फार्मिंग की बात करें तो बेसिक आपको वही रखना है। मींस एनिमल की फैसिलिटीज पर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया जाता है, उनके ब्रीडिंग और केयर पर ध्यान रखा जाता है, साथ ही उनकी हेल्थ पर भी ध्यान दिया जाता है, सेम एज पर्सनलिज्म। तो ये टॉपिक भी हमारा यहाँ पर खत्म होता है। अब हमारी एक और तरीके की फार्मिंग है, दैट इज बेस्ड ऑन ओनरशिप। इसलिए इन्हें दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट है कोऑपरेटिव फार्मिंग एंड सेकंड वन इज कलेक्टिव फार्मिंग। आप इनको इनके नाम से समझने की कोशिश करें तो ये ऑलमोस्ट अपने नाम के सिमिलर ही है। चलिए फिर भी एक बार इन्हें डिटेल में समझ लेते हैं और पहले से शुरू करते हैं। अब कोऑपरेटिव फार्मिंग में क्या होता है कि जैसे इसके नाम से ही क्लियर है कि इसमें बहुत सारे फार्मर्स साथ में मिलकर एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं अपने रिसोर्सेज के साथ। आप इसे एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। अब मान लीजिए कि मेरे पास एक ट्रैक्टर है और आपके पास एक ट्यूबवेल है, जिसे हम समरसिबल भी कहते हैं, जिससे खेतों में सिंचाई की जाती है। तो हम दोनों अपनी अपनी चीजों को शेयर करके यूज करते हैं। बल्कि कई घर में तो ऐसा होता है कि 4 से 5 खेतों मिलाकर एक ही ट्रैक्टर और समरसिबल यूज होती है, जिन्हें वो मिलकर यूज करते हैं। तो ऐसी फार्मिंग को हम कोऑपरेटिव फार्मिंग कहते हैं और इस तरह की फार्मिंग बहुत ही कॉमन है और ये लगभग इंडिया के हर घर और स्टेट में आपको आसानी से देखने को मिल भी जाएगी। कुछ चीजों में ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जैसे इनके फार्म्स इंडिविजुअल होते हैं, ओनली इक्विपमेंट्स और मशीन्स शेयर की जाती है। इसके अलावा कई जगह देखा जाता है कि ये लोग अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना लेते हैं, जिसमें वो अपने काम से लेकर बाकी सभी चीजें शेयर करने और काम के डिस्ट्रीब्यूशन को भी साथ में डिवाइड कर लेते हैं। इसके साथ ही वो मिलकर अपना एक हेड पर्सन भी बना लेते हैं, जो कि उन्हें डिसीजंस लेने में मदद करता है, इंपॉर्टेंट इनपुट्स को प्रोक्योर करके, जिससे उनको टाइमली सीट्स मिल जाते हैं, टाइमली उन्हें मशीन्स मिल जाती है, सेफ्टी सिक्योरिटी मिलती है, लेबर के लिए ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता। सभी मिलकर आपस में काम बांट लेते हैं और इतना ही नहीं, वो एक दूसरे की हेल्प से क्रॉप्स को या जो भी प्रोडक्ट्स हो वो अपने खेत में उगाते हैं, उन्हें मार्केट में अच्छे रेट्स पर बेचने में भी हेल्प करते हैं। इस तरह के फार्मिंग डेनमार्क, नेदरलैंड्स, बेल्जियम, स्वीडन, इटली में सक्सेसफुली प्रैक्टिस की जा रही है। अब इसके बाद बारी आती है कलेक्टिव फार्मिंग की। ये एक्टिविटी फर्स्ट टाइम यूएसएसआर में इंट्रोड्यूस की गई थी, तब उसका नाम कोलकॉज मॉडल था। इसका बेसिक आइडिया सोशल ओनरशिप होता है। एक्चुअली एक टाइम था जब सारी लैंड यूएसएसआर के गवर्नमेंट के अंडर में हुआ करती थी, वहां पर कोई भी प्राइवेट लैंड वाला कॉन्सेप्ट नहीं था। तब सारी लैंड्स और एसेट्स गवर्नमेंट के नाम पर थे। बेसिकली वहां के जो फार्मर्स होते थे उनको थोड़ा सा हिस्सा दे दिया जाता था, जिसके ऊपर वो अपने सर्वाइवल के लिए क्रॉप्स ग्रो करते थे, और बाकी की बची हुई लैंड पर वो जो भी काम करते थे और उससे जो भी प्रोडक्शन होता था वो गवर्नमेंट के पास चला जाता था। इसलिए इसमें सारे रिसोर्सेज गवर्नमेंट के ही होते थे, इसलिए इट्स बेस्ड ऑन सोशल ओनरशिप। तो कलेक्टिव फार्मिंग भी वॉलंटरी फार्मिंग ही है, जो लोगों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपनी मर्जी से एक ग्रुप बनाकर कलेक्टिव फार्मिंग की जाती है, और ये एक सोशल एक्टिविटी है जो गवर्नमेंट के अंडर एक स्ट्रक्चर भी है।
चलिए अब इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर चलते हैं, जो कि इसकी लास्ट प्राइमरी एक्टिविटी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी, दैट इज माइनिंग। तो एंशिएंट टाइम के अंदर जब हमारे पास टूल्स इतने ज्यादा नहीं थे, तब ह्यूमंस इसे ज्यादा बड़े स्केल पर प्रैक्टिस नहीं कर पाते थे। लेकिन फिर जैसे जैसे धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन या टेक्नोलॉजी इवॉल्व होने लगी, तो माइनिंग इंपॉर्टेंट होने लगी और धीरे धीरे ग्रो भी होती गई। लेकिन इसमें भी दो मेजर फैक्टर है जो माइनिंग एक्टिविटी को मेजरली अफेक्ट करते हैं, जिसमें पहले आता है फिजिकल फैक्टर और दूसरा आता है इकोनॉमिकल फैक्टर। तो पहले समझते हैं फिजिकल फैक्टर को। फिजिकल फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो ये डिपेंड करते हैं ऑन साइज, ग्रेड और द मोड ऑफ अकरेंस ऑफ द डिपॉजिट्स। दूसरा है इकोनॉमिकल फैक्टर। अगर हम इकोनॉमिकल फैक्टर की बात करें तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन मिनरल्स की मार्केट में उसकी कितनी डिमांड है, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है या नहीं, कैपिटल कितनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए इसके अलावा लेबर के लिए कितना खर्चा आएगा, और ट्रांसपोर्टेशन की अवेलेबिलिटी है कि नहीं, पेस ऑन नेटवर्क एंड एक्सपेंसेस। तो स्टूडेंट, ये तो हो गए हमारे माइनिंग पर डिपेंडेंट फैक्टर्स। लेकिन अगर अब बात करें मेथड ऑफ माइनिंग, तो इसमें भी दो मेथड है माइनिंग के, जिसमें पहला है सरफेस माइनिंग और दूसरा है अंडरग्राउंड माइनिंग। तो पहले समझते हैं सरफेस माइनिंग को, जिसे हम ओपन कास्ट माइनिंग या ओपन पिट माइनिंग के रूप में भी जानते हैं। ये एक माइनिंग टेक्निक है जिसको मिनरल्स या अदर जियोलॉजिकल मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। और जैसा कि इसके नाम से भी क्लियर हो रहा है कि इस प्रोसेस में जो हमारे मिनरल्स है वो जमीन के ऊपर ही, यानी कि ओपन सरफेस में ही मिल जाते हैं, इसलिए हमें डीप में जाकर खुदाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये टेक्निक आमतौर पर तब प्रोसेस में लाई जाती है जब जरूरत के और मिनरल सरफेस के रिलेटिवली क्लोज लोकेटेड होते हैं और ओवरलाइंग मटेरियल को आसानी से हटाया जा सकता है। चलिए इस ओपन कास्ट माइनिंग प्रोसेस को अच्छे से समझने के लिए इसके प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप डिटेल में समझते हैं। तो स्टूडेंट, जैसे किसी भी प्रोसेस को स्टार्ट करते समय हमें सबसे पहले प्लानिंग की जरूरत पड़ती है, ठीक वैसे ही इसमें भी हमें एक प्लान चाहिए रहता है, जिसे एक्सप्लोरेशन एंड प्लानिंग कहते हैं। द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस में पोटेंशियल मिनरल डिपॉजिट्स की पहचान करने के लिए जियोलॉजिकल सर्वेइंग एंड एक्सप्लोरेशन शामिल किए जाते हैं। जियोलॉजिस्ट मिनरल के टाइप, क्वांटिटी एंड क्वालिटी को कंफर्म करने के लिए एरिया को स्टडी करते हैं, लेकिन एक्सप्लोरेशन रिजल्ट्स प्रॉमिसिंग एंड इकोनॉमिकली वायबल होते हैं। तो एक डिटेल्ड माइन प्लान को डेवलप किया जाता है। इस प्लान में माइन का साइज और शेप, एक्सेस टू रोड्स, रैम्प्स और हॉलिड रोड्स का स्थान और मैनेजमेंट ऑफ ओवरबर्डन को भी शामिल किया जाता है। इसके बाद हमें सिलेक्ट की गई जगह को माइनिंग के लिए प्रिपेयर करने की जरूरत पड़ती है। अब नेक्स्ट पार्ट है साइट प्रिपरेशन। माइनिंग शुरू होने से पहले साइट तैयार होनी चाहिए। इसमें उस जगह के पेड़ पौधे हटाना, ऊपरी मिट्टी हटाना और कभी कभी वहां रह रहे जानवरों को भी हटाना शामिल होता है। इस स्टेप का मोटिव मिनरल डिपॉजिट को एक्सपोज करना और माइनिंग प्रोसेस को फैसिलिटेट करना है। इसके बाद एक बहुत बड़ा स्टेप शामिल है जो माइनिंग में सबसे रिस्की और डेंजर पार्ट कहलाता है, दैट इज ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ओपन कास्ट माइनिंग में मिनरल्स ऊपर के सरफेस में होते हैं, जिसके लिए हमें जमीन के नीचे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन इस सब के बाद भी हमें कई कंडीशंस में पहाड़ों या जमीन से उन्हें अलग करना पड़ता है, जिसके लिए हमें ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग की जरूरत पड़ती है। एक बार साइट तैयार हो जाने के बाद ओवरबर्डन और मिनरल डिपॉजिट्स में ब्लास्ट होल्स बनाने के लिए ड्रिलिंग इक्विपमेंट का यूज किया जाता है, जिसके बाद एक्सप्लोजिव्स को इन ब्लास्ट होल्स में रखा जाता है और रॉक्स को तोड़ने और एक्सकवेशन की फैसिलिटी के लिए ब्लास्टिंग को कंट्रोल किया जाता है। ये प्रोसेस मटेरियल को लूज करके जमीन और पहाड़ों में से निकालने में मदद करती है और बाद के स्टेप्स के दौरान इसे प्रोसेस करना आसान बनाती है। अब जब मिनरल्स एक बार जमीन से बाहर निकाल लिए जाते हैं तो बस उन्हें माइनिंग प्लेसेस से प्रोडक्शन हाउसेस तक ले जाना बाकी रहता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मोस्ट ऑफ माइनिंग कंडीशंस में प्रोडक्शन हाउसेस माइनिंग प्लेस पर ही रखे जाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें लोड करके एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए हमें नेक्स्ट स्टेप यानी कि लोडिंग एंड हाउलिंग से गुजरना पड़ेगा। लोडिंग एंड हाउलिंग। ब्लास्टिंग के बाद टूटी हुई मटेरियल जैसे ब्लास्ट और मग को एक्सकवेटर्स, लोडर्स और शॉवल्स का यूज करके बड़े ट्रक पर लोड किया जाता है। ये ट्रक स्पेसिफिकली हेवी ड्यूटी ऑपरेशंस के लिए डिजाइन किए जाते हैं, जिससे ये लार्ज क्वांटिटी में मटेरियल ले जा सके। इसे ही लोडिंग एंड हाउलिंग प्रोसेस कहते हैं। इसके बाद जरूरत होती है इस लोड मटेरियल को प्रोडक्शन हाउस तक पहुंचाने की, जिसे नेक्स्ट प्रोसेस ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टॉक पिलिंग के थ्रू किया जाता है। इस प्रोसेस में लोड किए गए ट्रक मटेरियल को साइट पर से डेजिग्नेटेड स्टॉक पाइल और डंपिंग एरिया में ले जाया जाता है और ट्रक से डायरेक्ट मशीन्स में अनलोडिंग कर दिया जाता है। लेकिन कुछ केसेस में मटेरियल को फर्दर ट्रीटमेंट के लिए पास में लोकेटेड प्रोसेसिंग प्लांट में ले जाने की जरूरत पड़ती है, जैसे क्लीनिंग या फिर सॉर्टिंग के लिए। नेक्स्ट स्टेप और प्रोसेसिंग, जो कि एक ऑप्शनल है। ये कुछ केसेस में वैल्यूएबल मिनरल्स और मेटल्स को निकालने के लिए माइनिंग किए गए माइंड ओर को आगे की प्रोसेसिंग की जरूरत हो सकती है।
इस प्रोसेसिंग में रॉ ओर से डिजायर्ड मिनरल्स को अलग करने के लिए क्रशिंग, ग्राइंडिंग और वेरियस केमिकल्स और फिजिकल प्रोसेसेस शामिल हो सकती है। ये ध्यान रखना आवश्यक है कि ओपन कास्ट माइनिंग से हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज के कारण महत्वपूर्ण एनवायरमेंटल एंड सोशल इम्पैक्ट पड़ सकता है। इन इम्पैक्ट्स को कम करने और सस्टेनेबल माइनिंग करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग, मॉनिटरिंग एंड एनवायरमेंटल रेगुलेशंस को फॉलो करना बहुत जरूरी है, जिसके लिए हमें आखिर में एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है जिसे रिहैबिलिटेशन कहते हैं। ये प्रोसेस सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस में से एक है। माइनिंग प्रोसेस में ओवरबर्डन और वेस्ट मटेरियल को खराब ढेर में अलग रख दिया जाता है और एक बार जब माइनिंग ऑपरेशन पूरा हो जाए तो रिहैबिलिटेशन प्रोसेस शुरू कर दी जाती है। इसमें एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को कम करने के लिए और लैंड को उसके नेचुरल स्टेट में वापस लाने के लिए लैंड को फिर से रिकॉन्टरिंग करना, एक्सपोज सरफेस को कवर करना और वेजिटेशन रीप्लांटिंग करना शामिल है। तो ये था हमारा कंप्लीट प्रोसेस ऑफ ओपन कास्ट माइनिंग। अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये इजीएस्ट माइनिंग एक्टिविटी है और दूसरी वजह यह है कि ये चीपेस्ट भी है, क्योंकि मिनरल सरफेस के ऊपर होते हैं या फिर बहुत क्लोज होते हैं, लेकिन इसमें कुछ ओवरहेड कॉस्ट लगती है क्योंकि माइनिंग के कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स की वजह से इसमें सेफ्टी टूल्स चाहिए होते हैं, इक्विपमेंट चाहिए होते हैं और उनको लेकर प्रिपरेशन भी करनी पड़ती है। इसके बाद उसके आउटपुट देखें तो और दूसरी माइनिंग की तरह इसमें भी आउटपुट लार्ज भी होते हैं और रैपिड भी रहते हैं। मीन्स लगातार जल्दी जल्दी मिनरल्स निकलते रहते हैं क्योंकि सरफेस के पास होने के कारण इसका सर्चिंग भी ईजी हो जाता है। इसके बाद आती है हमारी दूसरी टाइप ऑफ माइनिंग, विच इज अंडरग्राउंड माइनिंग। इसमें भी आपको नाम से ही समझ में आ गया होगा कि हमें जमीन के अंदर जाना पड़ता है फॉर कलेक्टिंग मिनरल्स। इसका भी एक और नाम है शाफ्ट मेथड, क्योंकि इसमें हमें शाफ्टिंग यानी खुदाई करके एक सुरंग यानी माइनिंग करते हुए जमीन के नीचे जाना पड़ता है और वहां से मिनरल्स को या और कलेक्ट करके ऊपर लाना पड़ता है। ये काम ओपन क्राफ्ट माइनिंग के मुकाबले ज्यादा टिपिकल और जोखिम से भरा होता है, लेकिन फिर भी कीमती और यूजफुल मिनरल्स और के लिए ये इम्पोर्टेंट होता है। तो आइए एक बार इसके मेथड को अच्छे से समझ लेते हैं। वैसे तो ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस मेथड है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसे शॉर्ट में ही इसके इंपॉर्टेंट पार्ट को समझाऊंगी। तो इस मेथड में हम सबसे पहले एक सुरंग बनाकर उसमें शाफ्ट यानी सिलेंडर शेप पाइप्स को वर्टिकली अंदर डालते हैं, जिनकी हेल्प से हम मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। मीन्स उन्हें ऊपर सरफेस तक लाया जाता है और ऐसा सब कुछ करने के लिए लिफ्ट चाहिए रहती है जो कि स्पेशल डिजाइन की होती है। इसके अलावा लैंड्स में ड्रिलिंग के लिए स्पेशल टूल्स चाहिए होते हैं। इसके साथ ही कुछ हॉलेज व्हीकल्स चाहिए होते हैं जो इनको ट्रांसपोर्ट कराते हैं। इसके अलावा जो और भी इंपॉर्टेंट चीज है वो है वेंटिलेशन सिस्टम। ये बहुत जरूरी रहता है क्योंकि इसमें माइनिंग की लेबर को जमीन के नीचे जाकर काम करना होता है जहां का टेम्परेचर हमेशा नॉर्मल कंडीशन से ज्यादा होता है, जिसके लिए वहां के लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है और तब वेंटिलेशन की जरूरत हमेशा ही रहती है और सब कुछ जमीन के नीचे रहता है। इसलिए इसमें सेफ्टी के लिए बहुत ही ज्यादा पैसा खर्चा करना पड़ता है क्योंकि ये प्रोसेस बहुत रिस्की होता है। इसके अंदर बहुत सी पॉइजनस गैसेस और फायर्स भी होती है और बहुत से फेटल एक्सीडेंट का खतरा भी बना रहता है, जिसके लिए मेडिकल इमरजेंसी की रिक्वायरमेंट होती है। ओवरऑल ये बहुत ही रिस्की और एक्सपेंसिव एक्टिविटी है। बाकी एक बार मिनरल्स के माइन से बाहर आ जाने के बाद इसका प्रोसेस भी सेम ओपन कास्ट माइनिंग की तरह ही होता है। तो ये थे माइनिंग सिस्टम के वो दो तरीके, एक सरफेस माइनिंग और दूसरा अंडरग्राउंड माइनिंग। इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आया था 2017 में, डिस्क्राइब एनी 3 फीचर्स ऑफ ओपन कास्ट और शाफ्ट माइनिंग। वैसे इसके अलावा आपसे इन क्वेश्चन में दोनों में से एक के बारे में भी पूछ सकते हैं, लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है और टॉपिक भी, तो इसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो अब आपको दोनों तरह की माइनिंग के बीच में डिफरेंस तो समझ में आ ही गया होगा। लेकिन अब अगर बात की जाए कि इनका इकोनॉमिकल ग्रोथ पर क्या इफेक्ट पड़ता है और कंट्रीज इनको कैसे देखती है, तो इसे समझने के लिए हमें डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के अकॉर्डिंग इनका कंपैरिजन करना पड़ेगा और इन टर्म्स ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मिनरल्स आपको एक बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। इसमें मेरे कहने का ये मतलब है कि यूजुअली जो डेवलप्ड इकोनॉमी है उनके माइनिंग अब रिट्रीट होने लगी है, यानी कि अब वो धीरे धीरे इस काम से पीछे हटने लगी है क्योंकि इसमें खर्चा बहुत ज्यादा है और रिस्क भी पूरा होता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसमें लेबर का बहुत ही बड़ा रोल है जिसमें सीधा उनकी जान को खतरा होता है और ऐसे में लोगों के पढ़ लिख जाने के बाद ऐसी जगहों पर काम करने वाली लेबर का मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस कारण डेवलप्ड कंट्रीज में इनका सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। इसलिए मोस्ट ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज इन मिनरल्स को छोड़कर इनको ऑल्टरनेट ढूंढने लगे हैं। जैसे अगर हम कोल की बात करें तो आजकल जितना हो सकता है सोसाइटीज कोल के कंपैरिजन में सोलार एनर्जी यूज करने लगे हैं। लेकिन वही अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज की बात करें तो बहुत से अफ्रीकन और अमेरिकन कंट्रीज ऐसी भी है जिनकी 50% अर्निंग सिर्फ और सिर्फ मिनरल से आती है
तो हम कह सकते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज इन एक्टिविटीज पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। और वही कहीं ना कहीं दूसरी डेवलप कंट्रीज के पास में एक एडवांटेज ये भी है, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस बहुत पहले स्टार्ट हो गया था, इसलिए अब वो एक ऐसी स्टेज पर पहुंच चुके हैं कि अब वो धीरे धीरे उस कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जीज जैसे कोल, पेट्रोल, डीजल इन्हें कम कर सकते हैं और इनके अगेंस्ट में नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी को यूज करना शुरू कर सकते हैं। उन्हें एटलीस्ट ट्राई कर सकते हैं। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए आप अगर हमारे देश में देखें तो पेट्रोल के रेट्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। रीजन ये है कि हमारी सरकार अब उस पर ज्यादा खर्च करने की बजाय उसके ऑल्टरनेटिव्स पर काम कर रही है। और जिसका एक सिंपल सा लॉजिक ये है कि अगर आपको पेट्रोल सस्ता मिलता रहेगा तो आप उसके ऑल्टरनेटिव पर स्विच नहीं करेंगे। क्योंकि अब अगर हम सोलर एनर्जी की बात करें तो हमारे देश में भर भर कर है, लेकिन हम उसे यूज ही नहीं कर रहे, क्योंकि तब तक डीजल और पेट्रोल सस्ते भी तो थे। लेकिन आज जितना हो सकता है हम ऑल्टरनेट न केवल खोज रहे हैं बल्कि उन पर स्विच करने के लिए तैयारी भी कर रहे हैं। तो इसी टॉपिक के साथ हमारा ये चैप्टर यही खत्म होता है।